पार्ट 4 है, नाम है परमाणु की संरचना। ठीक है। अब जब हमने कल आपको ये पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये परमाणु में उपस्थित है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये किस जगह उपस्थित है और कहां पर है। ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने अपने परमाणु मॉडल दिए कि परमाणु का स्वरूप कैसा है। तो सबसे पहला जो परमाणु मॉडल दिया था वो दिया था जे टॉमसन। जे टॉमसन का प्रथम परमाणु मॉडल था ये। थॉमसन क्या कहा इस मॉडल में उन्होंने कहा कि परमाणु एक विद्युत उदासीन, अत्यंत सूक्ष्म, बहुत छोटा गोलाकार कण है। इस गोले में धनावेश समान रूप से फैला हुआ है। इस गोले में धनावेश समान रूप से फैला हुआ है और इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार फंसे हैं जैसे तरबूज में बीज फंसे रहते हैं। इसीलिए इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। इसमें यहाँ बीच बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ठीक है। लेकिन इस मॉडल को नकार दिया गया। इस मॉडल को नकार दिया। ये मॉडल सही नहीं है, वैज्ञानिकों ने इसे सही नहीं बताया। इसमें बहुत सारी कमियां हैं। इसके बाद जो दूसरा और कुछ ठीक परमाणु मॉडल दिया वो दिया रदरफोर्ड ने। अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने सीधे परमाणु मॉडल नहीं दिया, उन्होंने पहले एक प्रयोग किया। उस प्रयोग का नाम है अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या है ये? उन्होंने सोने की एक पतली पन्नी ली, सोने की, उसे बहुत पतला कर दिया। सोना बहुत पतला हो सकता है, इसलिए सोना ही लिया उन्होंने। सोने की आघात वर्धनीयता बहुत ज्यादा होती है। सोने की पतली पन्नी ली और उसके चारों तरफ जिंक सल्फाइड का एक पर्दा लगा दिया। किसका पर्दा लगा दिया? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड से उसे कवर कर लिया, सोने की पतली पन्नी को। और किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से, रेडियोएक्टिव पदार्थ जो होते हैं उनसे अल्फा, बीटा और गामा 3 तरह की किरणें निकलती हैं। रेडियोएक्टिव पदार्थ अपने आप निकलती रहती है। तो उन्होंने एक रेडियोएक्टिव पदार्थ लिया जिससे अल्फा कण निकल रहे थे, जिस रेडियोएक्टिव पदार्थ से। तो जब अल्फा कण निकल रहे थे तो वो सोने की पतली पन्नी से होकर अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। अधिकांश, लगभग 99% अल्फा कण बिल्कुल सीधे चले गए। सोने की पतली पन्नी को भेद कर सीधे चले गए। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विस्थापित हुए, तो कुछ अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराकर वापस लौट आए। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विस्थापित हुए, तो बहुत कम अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराकर वापस आ गए। देखो बच्चों, आपके सामने ये विंडो है, खिड़की है। इसमें अगर मैं थोड़े से कंचे ले लूं अपने हाथ में, वहां खड़ा होकर फेंकूं, तो क्या होगा? वो सारे सीधे चले जाएंगे? नहीं, अधिकांश चले जाएंगे क्योंकि जगह कैसी है? खाली है। कुछ
इनसे टकराकर ऊपर नीचे को जा सकते हैं, तो कुछ टकराकर उल्टे आ सकते। वापस आने की संभावना कैसी है? बहुत कम, क्योंकि जगह है नहीं हाँ जी, रोकने के लिए। हाँ जी, तो जैसे इस विंडो से आपने ये बातें बताई, वैसे ही जब उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए बिना टकराए, तो इसका मतलब जगह खाली है। हाँ जी, तो उन्होंने कहा परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खाली। खाली है। जब अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, क्योंकि ये सोने की पतली पन्नी किससे मिलकर बनी है? परमाणुओं से मिलकर बनी है। और जब अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खाली। रिक्त। रिक्त। एक बात ये पता लगी कि परमाणु का अधिकांश भाग छोड़ रहे ना छोड़ रहे, रिक्त होता है। ये कौन सी करेंगे? अच्छा एक बात और समझिए, अल्फा कण जो होता है इस पर 2 इकाई धनावेश होता है, बीटा कण पर 1 इकाई ऋणावेश होता है, और गामा पर कोई आवेश नहीं होता। तो अल्फा कण यहां बनाता हूं मैं, तो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। ठीक है, इससे पता लगता है कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खाली। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से हट गए, विस्थापित हो गए। तो अल्फा कण पर धनावेश होता है, और धनावेश को कोई धनावेश ही प्रतिकर्षित कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ परमाणु में धनावेश एक सूक्ष्म छोटे स्थान में संचित है। तभी तो बहुत कम अल्फा कण प्रतिकर्षित हुए, अपने मार्ग से हटे। धनावेशित भाग जो है परमाणु का, कुछ बहुत छोटे से भाग में है। कुछ अल्फा कण टकराकर वापस लौट आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो धनावेशित भाग है वो अत्यंत कठोर है, तोड़ नहीं पाए उसको। धनावेशित भाग अत्यंत कठोर है। कैसा है? कठोर है, जिसे अल्फा कण तोड़ नहीं पाए। तो इस अत्यंत कठोर और सूक्ष्म बहुत छोटे से धनावेशित भाग को क्या कहा गया? नाभिक। नाभिक कहा गया। क्या कहा गया? परमाणु का नाभिक। तो परमाणु, तो रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु एक गोलाकार कण है जी। उसके केंद्र पर अति सूक्ष्म भाग पर धनावेश स्थित रहता है। ठीक है, और इसीलिए जब वो खाली है, इसीलिए अल्फा कण सीधे निकल गए, और जो इसके पास से गए वो विक्षेपित हो गए, क्योंकि अल्फा कण पर धनावेश होता है 2 इकाई का, और ये भी धनावेश है। तो धनावेश को कोई धनावेश ही प्रतिकर्षित कर सकता है। कुछ टकराकर वापस आ गए, क्योंकि वो इसे तोड़ नहीं पाए जी। जो इसके पास से निकला कुछ ज्यादा, जो थोड़ा दूर से निकला वो थोड़ा कम। इस तरीके से जो परमाणु था उससे अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल रहे थे। तो उसका यही कारण था कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। इस नाभिक ने, धनावेशित नाभिक ने, नाभिक पर धनावेश होता है, याद रखना जी सर। धनावेशित नाभिक ने अल्फा कणों को प्रतिकर्षित करके उनके मार्ग को बदल दिया। कुछ टकराकर वापस लौट आए, नाभिक को तोड़ नहीं पाए। इसका मतलब नाभिक बहुत कठोर है। ठीक है, तो इन्हीं पर उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, और उसके केंद्र पर एक छोटे से आयतन में समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान रहता है। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और नाभिक धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। तो धनावेश ऋणावेश को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। तो ये जो इसे खींच रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहे हैं, और वृत्ताकार मार्ग पर जब कोई वस्तु गति करती है तो उस पर बाहर की ओर एक बल लगता है, जिसे कहते हैं अपकेंद्र बल। क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल। तो वृत्ताकार गति के कारण उत्पन्न होने वाला
अपकेंद्र बल नाभिक के आकर्षण को संतुलित कर लेता है, नाभिक की ओर इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता। समझ में आई बातें? दोबारा सुन लीजिए इस बात को कि नाभिक धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर की ओर वृत्ताकार गति के कारण अपकेंद्र बल इस आकर्षण को संतुलित कर लेता है, जाने नहीं देता। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। तो ये मैंने आपको आज जे टॉमसन का परमाणु मॉडल बताया और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताया। इन दोनों मॉडलों को आप ढंग से पढ़ें और अच्छे से कॉपी में भी कर लें, याद कर लें इनको आप, इनसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है ना? पॉज करो।